तो बच्चों आज का जो टॉपिक है पहला वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बच्चों, रेस्पिरेशन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों? पहला क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन में का नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? 12 to 20। नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है बच्चे? 12 to 20। तो एक तो आप ये लिख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अगर वो पूछे टैकिपनिया क्या होता है, टैकिपनिया क्या होता है, तो आप बताएंगे कि अगर ब्रेथ पर मिनट, ठीक है, अगर 20 से ज्यादा ब्रेथ पर मिनट हो गया तो उसको कहते हैं टैकिपनिया। और अगर ब्रेडिपनिया आपसे पूछे तो बताइएगा 12 से कम। ये नॉर्मल सी बातें हैं, पूछता नहीं है, जस्ट थोड़ा अपना इंजन स्टार्ट करने के लिए ये सारी चीजें रिवाइज करें। बच्चे एपनिया, एक वर्ड आता है एपनिया, ये इंपॉर्टेंट है। एपनिया यानी सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर 20 सेकेंड। बच्चे ये पूछ लेगा, वो पूछेगा कि एपनिया क्या होता है, तो बच्चे आप बताइएगा कि एपनिया क्या होता है। 20 सेकंड तक अगर ब्रीदिंग स्टॉप रहे, 20 सेकंड तक पेशेंट क्या रहेगा? सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग की स्टॉप रहना 20 सेकंड तक, ठीक है, उसको कहते हैं एपनिया। बच्चे वो दूसरा टर्म आपसे पूछ सकता है, ठीक है बच्चे, ये होगा एपनिया। उसके बाद बच्चे वो दूसरा टर्म एपनिया के बाद वो आपसे क्या पूछ सकता है? यूपनिया। तो बच्चे यू मतलब होता है नॉर्मल। बच्चे वो बहुत बार पूछता है, एम्स रायपुर ने पूछा हुआ है कि यूपनिया क्या होता है? UPNEA यानी नॉर्मल ब्रीदिंग को बोलते हैं बच्चे नॉर्मल ब्रीदिंग जो कितना होता है? 12 से 20, उसको बोलते हैं यूपनिया, ठीक है। एपनिया पता होना चाहिए, यूपनिया, नॉर्मल ब्रीदिंग बहुत बार पूछा गया है, ब्रेडी, टैकी। उसके बाद एक टर्म अगर वो आपसे पूछे डिस्निया मतलब डिस्निया बच्चे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया DYSPNIA, डिस्निया बोले तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने को डिस्निया बोलते हैं। ये जो टर्म्स है बच्चे याद होनी चाहिए, टैकी, ब्रेडी, यूपनिया, खासकर ये तीन याद होनी चाहिए, एपनिया, यूपनिया एंड डिस्निया, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डिस्निया, नॉर्मल ब्रीदिंग और एपनिया, ये चीजें पहले आप याद कर लीजिए रेस्पिरेशन के स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन में आगे बढ़ते हुए क्या वो पूछ सकते हैं, अपने नोट्स की कॉपी में लिखते रहिए, ठीक है। उसके बाद आगे वो पूछ सकता है बच्चे एक रेस्पिरेशन होती है चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये कई बार वो पूछ लेता है चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है। बच्चे ये रेस्पिरेशन का एक पैटर्न होता है। मान लो बच्चे कोई, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे रेस्पिरेशन बढ़ेगी, डीपर होगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, और उसके बाद एक टाइम आएगा जब एपनिया होगा। देखो धीरे धीरे रेस्पिरेशन बढ़ रही है, डीपर हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे कम होगी, और उसके बाद बच्चे एपनिया होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे और डीपर होगी, फिर धीरे धीरे एक एपनिया की कंडीशन आएगी। तो इस ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं बच्चे चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन को बोलते हैं चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। यहां पर क्या होगा? एपनिया। पहले सांस लेना स्टार्ट करेगा रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चे। धीरे धीरे गहरी सांस लेगा, और गहरी, फिर धीरे धीरे एपनिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर से और डीपर, और उसके बाद फिर से एपनिया। तो इसको बोलते हैं बच्चे चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। याद रखना बच्चे, आप बता सकते हो, लिखोगे क्या? साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन की साइकिल दैट आर इंक्रीजिंगली डीपर, धीरे धीरे क्या हो रही है? गहरी होती जा रही है सांसें, इंक्रीजिंगली डीपर, देन शैलो, उसके बाद शैलो हो रही है, देन शैलो विद पीरियड ऑफ एपनिया। बच्चे ये याद होना चाहिए, इंक्रीजिंगली डीपर हो रही है, देन शैलो हो रही है, देन एपनिया, इंक्रीजिंगली डीपर हो रही है, देन धीरे धीरे शैलो हो रही है, फिर एपनिया। बच्चे चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट हाई में। तो बच्चे जो हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, कहां पर लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। तो बच्चे ये होता है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन। कहां पर लिखा हुआ है बच्चे? पेज नंबर 481 में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 481 में लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसके बाद चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए, साइकिल ऑफ इंक्रीज हो रही है,
डीपर हो रही है, उसके बाद शैलो हो रही है, देन एपनिया हो रहा है बच्चे, चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन। चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन के बाद आपको बच्चे एक और पता होना चाहिए जिसे बोलते हैं कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। बच्चे कुसमॉल्स रेस्पिरेशन पेज नंबर 481 में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। कुसमॉल्स रेस्पिरेशन बच्चे स्पेलिंग देख लीजिएगा, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन, ठीक है, KUSS, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। बच्चे कुसमॉल्स रेस्पिरेशन में देखिए क्या होता है, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन में क्या होता है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुसमॉल्स रेस्पिरेशन में देखो बच्चों, इसको एयर हंगर भी कहा जाता है, एयर हंगर यानी सांस लेने की भूख। इस तरीके से देखिए आप, इसमें क्या होता है, किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है इसमें, अगर पेशेंट को ये हो रहा है उसको बोलते हैं बच्चे कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। आप कैसे बताओगे, इसमें टैकिपनिया भी हो रहा है, पेशेंट को टैकिपनिया भी हो रहा है यानी वो जल्दी जल्दी सांस भी ले रहा है, और हाइपर एपनिया भी हो रहा है यानी गहरी गहरी सांस भी ले रहा है, जल्दी जल्दी भी ले रहा है और गहरी गहरी भी ले रहा है। कैसे बच्चे, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। पूछेगा किसमें देखने को मिलता है, यही क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चे, वो पूछता है कुसमॉल्स रेस्पिरेशन किसमें देखने को मिलता है। आपके मन में आ जाना चाहिए सीधा बच्चे, ये मिलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या देखो बच्चे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में देखने को मिलती है ये वाली रेस्पिरेशन, या फिर आप कह सकते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। बच्चे पेज नंबर 481 में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है बच्चे। कुसमॉल्स रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलती है, एसिडोसिस की कंडीशन में। बच्चे एसिडोसिस की कंडीशन, हमारी बॉडी में CO2 को हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ एसिड। बच्चे जब एसिडोसिस हो रहा है बॉडी में, क्या हो रहा है, एसिडोसिस, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो बॉडी क्या करती है, उसको कंपनसेट करने के लिए अपनी बॉडी में से CO2 को एक्सपेल आउट करती है। और बच्चे CO2 को बाहर निकालने के चक्कर में बॉडी क्या करती है, जल्दी जल्दी और गहरी गहरी सांस लेती है ताकि CO2 बाहर जाए, बिकॉज CO2 एसिड हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको एसिड बेस बैलेंस में बताऊंगा, क्योंकि एसिडोसिस हो रहा है तो बॉडी क्या चाहती है कि CO2 बाहर निकले, उसके लिए वो क्या करती है, CO2 को बाहर निकालने के चक्कर में बच्चे जो ये रेस्पिरेशन पैटर्न है उसको बोलते हैं कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। वो बोलेगा कि कुसमॉल्स रेस्पिरेशन कौन सी कंडीशन में देखा जाता है, एम्स में तो बताना बच्चे, एसिडोसिस की कंडीशन में, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, मेटाबॉलिक कीटो एसिडोसिस में कौन सी रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बच्चे, पेज नंबर 481 में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसका नाम है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। बच्चे ये क्या होता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, बच्चे इससे आप क्या समझते हो, 3rd नंबर का इंपॉर्टेंट है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। बच्चे ध्यान से देखो, जब मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो मेरी जो चेस्ट है वो क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, और जब मैं सांस छोड़ रहा हूं तो जो मेरी चेस्ट है वो क्या करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी। देखो तो बच्चे नॉर्मली क्या हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली जब मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो चेस्ट एक्सपैंड कर रही है, और जब छोड़ रहा हूं तो चेस्ट अंदर जा रही है। पैराडॉक्सिकल मतलब होता है उल्टा होना, किसी चीज का उल्टा होना यानी इनवर्स होना, इसका उल्टा होगा। जब मैं इस पेशेंट के साथ क्या होगा, जब ये सांस अंदर लेगा तो इसकी चेस्ट बाहर नहीं जाएगी, इसकी चेस्ट अंदर जाएगी, और जब ये सांस छोड़ेगा तो चेस्ट अंदर आने की जगह बाहर जाएगी। मेरा क्या हो रहा है देखो, और इसका क्या होगा, इसकी चेस्ट ये है, तो जब ये सांस अंदर लेगा, समझ रहे हो, इसका उल्टा होगा, इसका जब ये सांस ऊपर को लेगा तो चेस्ट बाहर जाने की बजाय अंदर जाएगी। समझ लो, इसको बोलते हैं बच्चे पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। नॉर्मल इंडिविजुअल का बाहर जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में बच्चे जब वो सांस अंदर लेगा तो चेस्ट बाहर जाने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब वो छोड़ेगा तो अंदर जाने की बजाय बाहर जाएगी। बच्चे ये कब देखने को मिलता है, जब भी चेस्ट में क्या होता है, जब भी चेस्ट में ब्लंट ट्रॉमा होता है। ब्लंट ट्रॉमा बच्चे वो पूछेगा, एक पेशेंट है जिसके चेस्ट में ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, उस कंडीशन में उसको क्या देखने को मिलेगा, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा में। आगे टारगेट हाई में जाके एक क्वेश्चन भी है कि एक पेशेंट है जिसको ब्लंट चेस्ट इंजरी, यानी मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, चेस्ट इंजरी हो गई, उसमें क्या होगा, जब उस रेस्पिरेशन अगर उसको ब्लंट चेस्ट इंजरी हुई है तो पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। बच्चे ठीक है, याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन भी है। ठीक है बच्चों, रेस्पिरेशन से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हुए पेज नंबर 41 में हमने क्या देख लिया है, रेस्पिरेशन और उससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बच्चे पेज नंबर 41 में ही आता है एक टॉपिक बीपी। देखते हैं कि ब्लड प्रेशर से बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमको याद रखने हैं। ठीक है बच्चे, ब्लड प्रेशर से बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमको याद रखने हैं। तो बच्चे पहला हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट, हाँ सबसे पहला पॉइंट, वाइल मेजरिंग बीपी, बीपी को मेजर करते समय, वाइल मेजरिंग बीपी
जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है बच्चे। जब भी आप मैनुअली बीपी लेते हैं तो जब आप वापस बीपी को डिफ्लेट कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा जो बीपी लेते हैं वहां पर एक साउंड आपको स्टेप में सुनाई देती है, डब 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 करके बच्चे, उस साउंड को बोलते हैं कॉट कॉफ साउंड। कॉट कॉफ साउंड। बच्चे ये क्वेश्चन वो पूछता है कि बीपी लेते समय जो साउंड सुनाई देती है उस साउंड को क्या बोलते हैं, कॉट कॉफ साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बच्चे वो पूछेगा पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर क्या होता है बीपी में। तो बच्चे उन्हें कहना कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से अगर माइनस कर दोगे आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। मान लो हमारा बीपी कितना होता है 120/80, तो सिस्टोलिक कितना है, सिस्टोलिक कितना है 120, डायस्टोलिक कितना है 80, माइनस कर दो 40 जो आएगा उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हुए कफ की बात करें अगर हम बच्चे, अगर हम कफ की बात करें तो कफ जो बीपी का कफ बांधते हैं बच्चे, उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो बच्चे आगे बताता हूं, विड्थ जो है कफ की जो विड्थ है वो 40% होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन यूज करूं तो कफ की जो विड्थ है वो 40% होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस, ऑफ आर्म, 40% ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस, आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है 40%। और लेंथ कितनी होनी चाहिए बच्चे, 80% ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है बच्चे। यहां पर से एक क्वेश्चन बनता है, वो बोलेगा कफ जो आप बांध रहे हो उसकी विड्थ बताओ कितनी होनी चाहिए, 30%, 40%, 60%, 80%। तो विड्थ होनी चाहिए 40% और लेंथ होनी चाहिए 80% बच्चे। ये क्वेश्चन बनता है, पेज नंबर 481 में ही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन क्वेश्चंस को लिख लेना अपनी नोट्स की कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हुए वो पूछेगा आपसे कि बताइए, वो बोलेगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है बच्चे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये भी टारगेट हाई में लिखा हुआ है बच्चे, ढूंढ लेना। पेज नंबर 481 में मैं अभी आपको बता रहा हूं और पेज नंबर 481 में ही लिखा हुआ है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। बच्चे क्या करना है, एक बार मान लो इसमें क्या करता है बच्चे, एक बार आपने पेशेंट का बीपी लिया जब वो लेटा हुआ है और एक बार पेशेंट का बीपी लिया जब वो उठा हुआ है। ठीक है, जब वो खड़ा है, एक बार लिया जब वो लेटा हुआ है, एक बार लिया जब वो उठा हुआ है। बच्चे इस समय इसका बीपी मान लो था 140/90। ठीक है, और खड़े होने के बाद इसका जो बीपी आया है वो आया है 120/80। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, आपने पेशेंट का लेट के बीपी लिया 140/90 था, खड़े होकर बीपी लिया 120/80 था। तो बच्चे जब वो खड़ा उठा विद इन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर, तो बच्चे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये होता है। तो बच्चे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना कम हुआ 140 से 120, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो कम हुआ 20 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना कम हुआ 10 mm ऑफ Hg। कितने मिनट में, विद इन 3 मिनट में। तो बच्चे इसी को बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। वो पूछेगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, आप बताओगे कि पेशेंट का पहले लेटा हुआ था, उसके बाद खड़ी वाली पोजीशन में अगर उसका बीपी लिया जाता है, उस कंडीशन में अगर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें 20 mm ऑफ Hg की गिरावट आती है और अगर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें 10 mm ऑफ Hg की गिरावट आती है 3 मिनट के अंदर, विद इन 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग, 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग, 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग बच्चे, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, फॉल इन सिस्टोलिक बीपी, फॉल इन सिस्टोलिक बीपी कितना 20 mm ऑफ Hg और फॉल इन डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी में कितना फॉल 10 mm ऑफ Hg, टाइम कितना बोलोगे 3 मिनट। उसको कहते हैं आप ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, उसका बीपी कम हो रहा है, हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक यानी लेटे हुए में अलग आना और खड़े होके अलग आना। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। आगे देखो बच्चों, याद रखना वो बोलता है कितना कम होता है, आगे क्वेश्चन है। ठीक है, वो पूछेगा कितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना कम होता है 20 और डायस्टोलिक 10। बच्चे आगे देखो, आगे अगला आता है बीपी के कफ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीपी कफ क्या होता है, बीपी कफ अगर क्या है नैरो है, अगर बीपी कफ नैरो है या फिर वो बोलेगा टाइट है। ठीक है, अगर बीपी कफ नैरो है, अगर बीपी कफ टाइट है, ठीक है, तो उसका जो बीपी आएगा वो कैसा आएगा बच्चे, हाई, उसका बीपी हाई आएगा। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे उसका बीपी कफ लूज है, अगर बच्चे उसका बीपी कफ लूज है, टाइट है, तो बीपी कैसा आएगा, हाई। अगर बच्चे उसका बीपी कफ लूज है तो उसका, अगर बीपी कफ लूज है तो उसकी रीडिंग कैसे आएगी, हाई।
अगर बच्चे बीपी कफ टाइट है तो कैसा आएगा, हाई। लूज है तो कैसा होगा, बीपी की रीडिंग क्या आएगी, हाई आएगी। और बच्चे अगर आम वाइड है बीपी कफ, अगर वाइड बीपी कफ यूज कर रहे हो, जो बीपी का कफ है वो उसकी विड्थ मैंने 40% बताई थी, अगर वाइड बीपी कफ यूज कर रहे हो तो बच्चे उस कंडीशन में उसकी जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, लो बीपी की रीडिंग। जो आप रीडिंग देखोगे वो नॉर्मल से कम आएगी। अगर आप टाइट कफ यूज करोगे तो उसका बीपी नॉर्मल से हाई आएगा, हाई बीपी रीडिंग, ठीक है। अगर आप लूज कफ यूज करोगे तो हाई आएगा। बच्चे आपको पता है कि बीपी कहां लेते हो, एट द लेवल ऑफ हार्ट के लेवल पे आप बीपी लेते हो, ये आपको पता है। लेकिन अगर आपने आम बिलो द लेवल ऑफ हार्ट के लेवल से नीचे अगर आम है तो रीडिंग कैसी होगी, हाई। और अगर आम के हार्ट के लेवल से अगर ऊपर है आम तो रीडिंग कैसी होगी, लो। बच्चे ये है अगला क्वेश्चन, आर्म अगर बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, आर्म बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, जो बीपी की रीडिंग होगी वो कैसी होगी, हाई रीडिंग। बीपी की जो रीडिंग आएगी वो ज्यादा आएगी, ठीक है। और अगर बच्चे उसका आर्म अबव द लेवल ऑफ हार्ट है, अबव द लेवल ऑफ हार्ट के लेवल से उसका जो आर्म है हार्ट के लेवल से ऊपर है तो उसकी जो बीपी की रीडिंग होगी वो कैसे आएगी, कम आएगी बच्चे, लो रीडिंग। ये पॉइंट आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। सिर्फ 5 है लेकिन एम्स में ना जाने कितनी बार पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा पूछा गया है बच्चे ये वाला क्वेश्चन, वो कहेगा बीपी कफ टाइट है, यानी अगर मान लो बच्चे का बीपी कफ आपने अडल्ट को बांध दिया तो बीपी कफ टाइट है तो रीडिंग जो होगी बच्चे वो गलत आएगी और ज्यादा आएगी, उसके एक्चुअल बीपी से ज्यादा आएगी। अगर बीपी कफ बहुत लूज है तो बच्चे गलत आएगी और ज्यादा आएगी। अगर वाइड बीपी कफ है, वाइड है बीपी कफ तो लो रीडिंग आएगी। अगर आम लेवल ऑफ हार्ट के नीचे है तो बीपी ज्यादा आएगा, अगर आर्म लेवल ऑफ हार्ट के ऊपर है तो बीपी कम आएगा बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लिखा हुआ है टारगेट हाई में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब बच्चे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए यहां से, बच्चे अब अगला लिखा हुआ है, इन्होंने एक टारगेट हाई में पेज नंबर 482, बच्चे आगे बढ़ो, पेज नंबर 482 में देखते हैं आप क्या लिखा हुआ है। बच्चे इसमें लिखा हुआ है थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे पूछी जाएगी, थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं। एक पेशेंट को यूज किया थर्मोमीटर, उसके बाद दूसरे पेशेंट को यूज करने से पहले उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, साफ करते हैं। बच्चे कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा सोल्यूशन यूज होता है, तो बच्चे देखना 3 सोल्यूशन यूज होते हैं, सेवलॉन, डेटॉल और लाइजॉल। बच्चे क्या इंपॉर्टेंट है ये बताऊंगा, ये ध्यान रखना। सेवलॉन का कौन से कितना रेशियो यूज करते हैं बच्चे, 1:20, ठीक है, 1:20। और कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए 1:20 में आपको डिप करके रखना है थर्मोमीटर को, अगर आप यूज कर रहे हैं सेवलॉन, ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हैं सेवलॉन। बच्चे डिटॉल में कितना होता है, 1:40, कितना रेशियो यूज करते हैं, 1:40, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। और बच्चे अगर वो लाइजॉल पूछे, लाइजॉल का कितना रेशियो यूज करोगे तो आप बताओगे 1:40 पर कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। अब बच्चे अगर आप पे थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन कहां से बनेगा। वो पूछेगा सेवलॉन का कितना रेशियो यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे अलग है, यहां भी 140 है, यहां भी 40, यहां 120 है, तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। वो पूछेगा सेवलॉन का कितना रेशियो यूज करते हैं थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, 1:20। अब देखो बच्चे यहां भी 5 मिनट के लिए, यहां भी 5 मिनट के लिए, ये लेकिन यहां 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, तो बच्चे दूसरा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। और यही क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार इसमें बना हुआ है। वो पूछेगा कि लाइजॉल, वो पूछेगा लाइजॉल कितने मिनट के लिए यूज करते हैं, 3 मिनट के लिए। वो पूछेगा सेवलॉन का कितना रेशियो यूज करते हैं, 1:20। वैसे तो बच्चों आपको ये तीनों का पूरा याद होना चाहिए। सेवलॉन 1:20 यूज करेंगे, याद रखना सेवलॉन, ठीक है। और 5 मिनट के लिए, डिटॉल 1:40 5 मिनट के लिए, और लाइजॉल 1:40 3 मिनट के लिए। बच्चों ये जो है आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट, इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा दिल्ली एम्स में थर्मोमीटर को। लिखा हुआ है पेज नंबर 482। बच्चे मैं अपनी कोई किताब छाप के आपको नहीं समझा रहा हूं, ये टारगेट हाई में लिखा हुआ है पेज नंबर 482 में, देख लो 6th एडिशन के, मैं सॉल्व करवा रहा हूं टारगेट हाई, ठीक है। चलिए नंबर 485 पे आ जाइए, अब पेज नंबर 485 पे आ जाइए, उससे पहले इमेज बेस है, ठीक है। पेज नंबर 485 में एक लिखा हुआ है रोमबर्ग टेस्ट, रोमबर्ग टेस्ट। बच्चे पहले तो वो पूछेगा रोमबर्ग टेस्ट किस लिए किया जाता है। बच्चे रोमबर्ग टेस्ट किस लिए किया जाता है, पेशेंट का बैलेंस देखने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखना। वो यही क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछता है कि रोमबर्ग टेस्ट क्यों करते हैं। रोमबर्ग टेस्ट में पेशेंट को बोलते हैं कि आपको आंखें बंद करनी है और इस तरीके से खड़ा रहना है, पैर जोड़ के
यानी कि ये मान लीजिए मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है बच्चे, इस तरीके से पैर जोड़ने हैं, उसको अपने एक साथ पाँव करना है और हाथ ऐसे करना है और आंखें बंद कर देनी है। रॉम्बक टेस्ट में क्या कर रहे हैं बच्चे, आंख बंद करके पेशेंट इस तरीके से खड़ा हो रहा है, ठीक है, आंख बंद करके दोनों हाथ इस तरीके से और पाँव जोड़ के खड़ा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर पेशेंट बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव रॉम्बक टेस्ट। अगर पेशेंट गिर जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रॉम्बक टेस्ट। तो बच्चे किस चीज को देखने के लिए यूज कर रहे हैं, बैलेंस को। अगर पॉजिटिव पेशेंट गिर जा रहा है, फॉल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रॉम्बक टेस्ट, पॉजिटिव रॉम्बर्ग टेस्ट। और बच्चे अगर वो मेंटेन कर पा रहा है पोजीशन को, अगर उसी पोजीशन में वो खड़ा रह पा रहा है बच्चे, तो अगर उसी पोजीशन को वो मेंटेन कर पा रहा है पोजीशन को, तो उसको बोलते हैं बच्चे नेगेटिव रॉम्बर्ग टेस्ट, नेगेटिव रॉम्बर्ग टेस्ट। ये अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे कि रॉम्बर्ग टेस्ट किस लिए किया जाता है बच्चे, पेशेंट के बैलेंस को देखने के लिए कि वो बैलेंस को अपने क्या कर पा रहा है, मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है बच्चे, बैलेंस को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब बच्चे रॉम्बर्ग टेस्ट बैलेंस को हमने ये पढ़ लिया, वो कहेगा कि नर्सिंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है यहाँ पर, नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, क्या चेक करोगे आप, किस बात का ध्यान रखोगे, नर्सिंग प्रायोरिटी। बच्चे याद रखना, अगर किसी पेशेंट को रॉम्बर्ग टेस्ट के लिए बोला गया है तो नर्स क्या करेगी, सबसे ज्यादा हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, प्रिवेंट करें, टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। बच्चे पेशेंट को इंजरी से बचाना है, क्योंकि अगर वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया और वो गिर गया और उसको चोट लगी बच्चे, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही किसकी होगी, आपकी होगी। तो बच्चे जब भी किसी पेशेंट में रॉम्बर्ग टेस्ट आप देख रहे हो ऐसा खड़ा करके, उसको गिरने से बचाना ही आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी। और यही वो क्वेश्चन पूछता है, पीछे भी पूछा हुआ है, टारगेट हाई में आपको सॉल्व कराऊंगा। वो कहेगी कि एक नर्स एक पेशेंट का रॉम्बर्ग टेस्ट चेक कर रही है, उस समय पे नर्स को सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट कहीं गिर ना जाए। तो प्रायोरिटी क्या है, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या है, टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, उसको चोट लगने से बचाना है। वो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि रॉम्बर्ग टेस्ट किस लिए किया जाता है बच्चे, बैलेंस को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला एक टॉपिक आता है बच्चे डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन यानी बच्चे डिसइंफेक्शन बच्चे यानी जैसे कोई भी आर्टिकल है आपने यूज किया उस आर्टिकल को, ठीक है, उस आर्टिकल को यूज करने के बाद हम डिसइंफेक्ट करते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है बच्चे। डिसइंफेक्शन में दो तरह के डिसइंफेक्शन होते हैं, बार बार पूछता है वो, कभी पूछ लेता है। एक होता है कंकरेंट डिसइंफेक्शन और एक होता है बच्चे टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ये दोनों अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पीछे टारगेट हाई में इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। ये बात ध्यान रखिए कि मैं जो पॉइंट पढ़ा रहा हूँ फालतू का एक भी नहीं है, फालतू का होता तो मैं अपनी इतनी सरदर्दी लेता ही नहीं, ठीक है। कंकरेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है बच्चे, अगर आपने मान लो किसी पेशेंट पे अभी ओरल केयर के लिए कोई टूथ फोर्सेप वगैरह कुछ यूज किया आपने बच्चे, ठीक है, कोई भी आपने फोर्सेप यूज किया या कोई भी आर्टिकल यूज किया पेशेंट का, या HIV पेशेंट है उसका आपने कोई प्रोसीजर किया, आपने उस आर्टिकल को यूज किया और यूज करने के बाद उसको डिसइंफेक्ट करके अपनी जगह पे रख दिया, उसको बोलते हैं बच्चे कंकरेंट डिसइंफेक्शन, यानी यूज करने के बाद ही उसको डिसइंफेक्ट करके रख दिया। एक होता है बच्चे टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन यानी आप सारे आर्टिकल्स को तब डिसइंफेक्ट करो जब पेशेंट क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। तो आफ्टर डिस्चार्ज, या तो पेशेंट का डिस्चार्ज हो गया है या पेशेंट की डेथ हो गई है, आप क्या कर रहे हो, डिसइंफेक्शन कर रहे हो, डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल। या तो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया या उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उन सारे आर्टिकल्स को या जो भी आर्टिकल्स आपने उस पर यूज किए उनको अगर आप डिसइंफेक्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं बच्चे टर्मिनल डिसइंफेक्शन। और अगर यूज करने के साथ साथ ही उसके बाद ही सीधा डिसइंफेक्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं बच्चे कंकरेंट। ऑल आर्टिकल आर डिसइंफेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर यूज। यहां पर क्या लिखोगे, ऑल आर्टिकल्स आर डिसइंफेक्टेड, ऑल आर्टिकल आर डिसइंफेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर यूज, इमीडिएटली आफ्टर यूज, यूज के एकदम बाद सारे को डिसइंफेक्ट किया जाता है, वो है कंकरेंट डिसइंफेक्शन। और टर्मिनल क्या है, आर्टिकल आर डिसइंफेक्टेड वंस द पेशेंट डिस्चार्ज। यहां पर क्या लिखोगे, आर्टिकल आर डिसइंफेक्टेड वंस द पेशेंट इज डिस्चार्ज। पेशेंट या तो डिस्चार्ज हो गया है या फिर बच्चे और पेशेंट इज डेड, या फिर डेथ हो गई है या फिर डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद अगर आप कर रहे हो तो टर्मिनल। पीछे टारगेट हाई में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पेशेंट की डेथ हो गई, उसके बाद सारे आर्टिकल का डिसइंफेक्शन किया जा रहा है, ये है या ये है, ठीक है बच्चे, बेवकूफ मत बोलो, ध्यान से पढ़ते रहो, ठीक है। डिसइंफेक्शन, आगे बढ़ते हैं।